हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो उम्मीद से तो आप लोग अच्छे हैं, लेकिन आज हम एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 और ये है हमारा क्लास 12th का। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था आपको जनरली, इससे 3 लेक्चर हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं। कल के लेक्चर की अगर बात करें तो हमने आपको बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और कुछ हमने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आज मैं एक स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वार्क्स के बारे में। किसके बारे में? क्वार्क्स क्या है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसको मैं बचता हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ अपनी वीडियो क्वालिटी। हाँ, वीडियो क्वालिटी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं अब चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को क्वार्क्स क्या होता है। ज़रा ध्यान से देखिएगा क्वार्क्स जिसे कहते हैं। हमारे पास जनरली क्वार्क्स हैव +2e/3 and e/3 and these are independent। हमारे पास जनरली 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, +2e/3 और -e/3, ठीक है। ये जो है एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या होते हैं? दीज आर इंडिपेंडेंटली नॉट एग्जिस्ट, या इसको कह सकते हैं दे आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमारे पास 2 तरह के क्वार्क्स होते हैं, एक +2e/3 और दूसरा है -e/3। ये 2 प्रकार के पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स के। क्वार्क्स के क्या है? क्वार्क्स के 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से पहला है +2e/3 और एक है -e/3। क्लियर है? और ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्या? ये दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये था क्वार्क्स के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको क्या बता दिया क्वार्क्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करिए, मैं आपको कुछ चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल करेंगे भी हम आप लोग को, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, ध्यान से ज़रा देखिए थोड़ा सा। हमने आपको एक क्वेश्चन अभी दिया है, इरेज करने के बाद क्या है, गिवन बिलो द फॉलोइंग चार्जेस विच आर पॉसिबल एंड विच आर नॉट पॉसिबल। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि हमारे पास ये चार्जेस की वैल्यू दी है, इनमें से बताना है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा और कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q = NE। फार्मूला याद है आप सभी को? हमने आपको एक फार्मूला बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q = NE। Q की वैल्यू रखते हैं 6.4 × 10⁻⁻90 और ये हो जाएगा N, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो N की वैल्यू कितना हो जाएगा 6.4 / 1.6। N की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। N की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो N की वैल्यू 4 है, तो क्या ये इंटीजर है कि नहीं? N हमारा क्या है? इंटीजर है। और हम जब आपको क्वांटाइजेशन पढ़ा रहे थे तो उस दौरान बताए थे कि ये जो n है ये केवल और केवल इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए।
तो ये वाला तो हमारा क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, इंटीजर। एक और चेक करते हैं, Q इजकल टू एन ई, Q की वैल्यू दिया है 8.0 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 8.0 अपॉन 1.6 इजकल टू n। क्या ये पॉसिबल है? क्या 8.0 अपॉन 1.6 क्या ये पॉसिबल है? हाँ, क्योंकि ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 65 80 कट जाएगा, तो n की वैल्यू 5 आ गया, तो मतलब ये भी क्या है, हमारा इंटीजर है। तो जब ये इंटीजर है तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। और इसको ज़रा देख लेते हैं, Q इजकल टू एन ई 2.0 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, n इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 1.6, यानी n की वैल्यू हमारा हो जाएगा लगभग 4 अपॉन 5 अप्रॉक्स में। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जिस भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में n की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में रहनी चाहिए, अगर n की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में नहीं है तो हमारा चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और जब हम पढ़ाए थे क्वांटाइजेशन तो बताए थे, n नेवर बी इन फ्रैक्शन, हमेशा वो कैसे रहना चाहिए, इंटीजर के फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, दिन में आगे आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम, इसको इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं, तब उसके बाद मैं आगे आपको टर्म बताता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिन में आपको आगे समझाता हूँ। देखिए क्या है, अभी हमने आपको बताया क्वार्क्स, क्या बताया, क्वार्क्स। क्वार्क्स होता है हमारा, ये दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, टू काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारे जनरली क्वार्क्स होते हैं, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स। और क्वार्क्स जो है हमारा ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और क्वार्क्स जो है हमारा हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक हमारा होता है +2e/3 और एक हमारा होता है +e/3। ये दो तरह के क्वार्क्स होते हैं। क्या होते हैं, ये जनरली दो तरह के हमारे पास क्वार्क्स होते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, फॉर प्रोटॉन की, तो मान लेते हैं प्रोटॉन पे चार्ज Qp है, जिसकी वैल्यू Q है और किसके बराबर हो जा रहा है, E के बराबर। ये रिसेंट स्टडी के बारे में किससे मिला है, रिसेंटली स्टडी से। जो पहले लोग पढ़ते थे रिसेंटली स्टडी बताते थे, रिसेंटली स्टडी से ये पता चला कि Q चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज और किसके बराबर होता है, E के बराबर। तो इसके हिसाब से क्या होनी चाहिए, +2e/3 और एक हमारा हो जाएगा -e/3। देखिए, ये हमारा होता है U, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं U और इसको मान लेते हैं D। ठीक है, प्रोटॉन की बात करें तो इसको जोड़े तो कितना आएगा, 4 + -e/3 यानी कि -3e/3 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। इसके बराबर आ गया। तो
फॉर प्रोटॉन के लिए क्वार्क्स जो है 3 तरह के क्वार्क्स होते हैं। कौन कौन? 2 अप क्वार्क्स, ये हमारे क्या हो गए? 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउनवर्ड क्वार्क्स, और एक क्या हो जाएगा? 1 डाउनवर्ड क्वार्क्स। ये दिखाई दे रहा है? ये वाला चेक कर लेते हैं। हाँ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। ओके, तो हमारे पास 2 अप क्वार्क्स हो गए और एक हमारा डाउनवर्ड क्वार्क्स हो जाए। तो प्रोटॉन के लिए 2 तरह के क्वार्क्स, एक अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स। प्रोटॉन के लिए 2 अप क्वार्क्स होंगे और एक हमारा क्या होगा? डाउनवर्ड क्वार्क्स होगा। इस तरह से अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, सॉरी न्यूट्रॉन की। फॉर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या होता है? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन मान लेते हैं Q इक्वल कितना हो गया? 0। तो इसमें कैसे बनेगा? देखिए, एक होगा -e/3, एक होगा -e/3 और एक होगा +2e/3। यानी कि इसको D मान ले, इसको D मान ले और इसको U मान ले। यानी कि इस केस में क्या होगा? 2 हमारे डाउनवर्ड क्वार्क्स होंगे एंड एक हमारा अपवर्ड क्वार्क्स होगा। अप क्वार्क्स। तो एक हमारा 2 अप क्वार्क्स इसमें और एक डाउन क्वार्क्स किसमें? प्रोटॉन के लिए। और ये अगर न्यूट्रॉन की बात करें, इसको जोड़ने में कितना आ जाएगा हमारा? 0। तो 2 डाउन क्वार्क्स और एक हमारा अप क्वार्क्स होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि क्वार्क्स हमेशा एग्जिस्ट होता है किसमें? पेयर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पेयर के फॉर्म में। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, दिखाई दे रहा है क्लियर? हाँ, नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, इरेज कर दें। ओके, इरेज करते हैं इसको। अब हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हेडिंग डालिए सभी लोग। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए सब लोग क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थोड़ी सी वीडियो चेक कर लूँ, वीडियो क्वालिटी। हाँ वीडियो क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि जितना चार्ज हमारा पहले है उतना ही चार्ज किसमें होना चाहिए? बाद में भी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंजर्वेशन चार्ज में क्या लिखेंगे कि चार्ज कैन neither be created and nor be destroyed, यानी कि चार्ज को नहीं तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको तोड़ सकते हैं। यानी कि जितना चार्ज हमारे स्टार्टिंग में है उतना ही चार्ज हमारा क्या होगा? फाइनल में भी होगा। यानी इनिशियल चार्ज जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल चार्ज के बराबर। ठीक है, ये है।
इसमें नोट पॉइंट करने वाली क्या बात है, जरा नोट करेंगे आप लोग। हमने क्या बताया कि चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि जितना चार्ज पहले है बॉडी पे उतना ही चार्ज बाद में होगा, यानी कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। बट नोट पॉइंट क्या है यहाँ, बट चार्ज पार्टिकल्स can be created and can be destroyed। हमने क्या कहा कि चार्ज को तो क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे चार्ज पार्टिकल है उनको क्रिएट किया जा सकता है और उनको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये हमारे 3 चीज़ हैं जिनको हम क्रिएट करके डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोट करिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो बाबू। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास एक गामा पार्टिकल है, जैसे इसको 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको क्या कर दिया, हमने हीट सप्लाई किया, तो ये ब्रेक हुआ एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉजिट्रॉन, और प्लस एनर्जी क्या हो गई, यहाँ से रिलीज हो गई। क्या हो गई, एनर्जी। जब इस गामा पार्टिकल को इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में क्या होगा, टूट गया और एनर्जी बाहर निकल। नोट करिए इसको भी, जल्दी से नोट करिए। तो इसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन और इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये गामा पार्टिकल जो था हमारा, ये 2 पार्टिकल गए, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो इसलिए कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को तो हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नोट करिए इतना चीज़, तब मैं इरेज करके आगे बताता हूँ। नोट करिए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इरेज करते हैं। अब हेडिंग लगा दीजिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हेडिंग डाल दीजिए सभी लोग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए हेडिंग है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किन किन तरीकों से हम लोग चार्जिंग करने के मेथड को सीखेंगे। हमारे सिलेबस में जनरली 3 तरह के हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, ऐसे तो 6 होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस से पढ़ना 3 ही है, जिसमें पहला आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग, रब करके। फिर होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि कंटेक्ट में लाके, और एक होता है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग मैं एक एक करके बताते चलता हूँ, दिन आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम चार्जिंग बाय रबिंग को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं 2 चीज़ लेता हूँ, एक लेता हूँ ग्लास रॉड और मैं एक ले लेता हूँ सिल्क क्लॉथ। कोई दिक्कत, हम इन दोनों को आपस में रब करते हैं।
क्या करेंगे, रबिंग, रब कर दिया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। कल मैंने पिछले लेक्चर में सारा चीज़ बताया। ये बॉडी हमारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली, और इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, कमी। अब क्या होगा तीसरा, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसमें Q की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस Ne। और चौथा चीज़ हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कि M डैश की वैल्यू जो है वो है M माइनस डेल्टा M। ये है सिल्क क्लॉथ ग्लास रॉड के बारे में, कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी वहाँ पे बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और वहाँ मास में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी। ठीक इसी तरह से यहाँ क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिवली चार्ज। और एक हमारा हो जाएगा Q इजकल टू माइनस Ne, और एक हो जाएगा हमारा M डैश इजकल टू M प्लस डेल M। ये हमारा हो गया ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ से। और इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से कहाँ निकल के जा रहा है, सिल्क क्लॉथ में। किसी को दिक्कत? तो ये तो हमारा ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ। हम कैसे कह सकते हैं कि इसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कि या इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता? या ऐसा भी हो सकता है कि जब इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या इस बॉडी पे नेगेटिव इस बॉडी में पॉजिटिव नहीं आ सकता? ये है। और एक क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्यों ग्लास रॉड से इस सिल्क में जा रहा है, क्या सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड में नहीं जा सकता? क्वेश्चन ये है कि नहीं बनने लायक, कि आखिर ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन सिल्क से ग्लास में नहीं आ सकता था? इसका सलूशन मेरे पास है, देखिए मैं कैसे बताता हूँ। इसको नोट करिए, पहले नोट करिए जल्दी से, तब मैं इरेज करके इसको समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता? तो इससे पहला जो आता है, अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं इसको, तो एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ से देखिए, कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपेबिलिटी ऑफ रिटेन टू इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रिटेन करने यानी लेने की कैपेबिलिटी अगर अधिक हो जाए तो उसको कह दें कि उसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया। जैसे देखिए, अगर ग्लास रॉड की बात करें, ग्लास रॉड, और एक मैं बात करता हूँ सिल्क क्लॉथ के बारे में, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इससे क्या है, अधिक है। सिल्क क्लॉथ और इलेक्ट्रॉन क्लॉथ के बीच में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो इलेक्ट्रॉन
एफिनिटी जो है सिल्क क्लॉथ की क्या है, ज़्यादा है किससे, ग्लास रॉड से। ठीक, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में जा रहा है। नोट करिए इसको जल्दी से, देन मैं आपको आगे समझाता हूँ, फटाक से नोट कर लीजिए। ओके, हेडिंग डालिए, सॉरी हेडिंग इसी में देखते हैं। अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, किसके व्यू से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्या पॉइंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या होता है कि जितना हमने, क्या हमने बताया अभी, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है वर्क फंक्शन पे, किस पे, वर्क फंक्शन। यानी एक वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ the minimum amount of energy required to get out electron out of the material surface। कहता है किसी बॉडी से अमाउंट को रिलीज करने के लिए, हटाने के लिए, जितने भी मटेरियल सरफेस हटाने के लिए कम से कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। यहाँ से क्या देखा गया कि जो ग्लास रॉड है और एक हमारा हो गया सिल्क क्लॉथ, तो ग्लास रॉड की जो वर्क फंक्शन है किससे कम है, सिल्क क्लॉथ से। तो ग्लास रॉड जो है ये सिल्क क्लॉथ से क्या है, कम है, इसलिए जो है हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। तो ये दो हमारे मेथड क्या थे, जिक्र हुए। पहले मेथड में रबिंग के सभी क्या है, कंसेप्ट है। तो रबिंग के दौरान पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है, दर पर दिन चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको नोट करिए। मैं वीडियो की क्वालिटी देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। तो हमने क्या बताया कि क्यों ना हो कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसमें जा सके, ये सिल्क से किस में आ सके, ग्लास रॉड में। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से और वर्क फंक्शन की वजह से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हमने देखा, अभी सर बताए थे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि जिसका भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, यानी कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना से कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा। इसलिए हमारा वो जो है दिक्कत थोड़ा सा, ठीक है, इसको नोट करिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके आगे कल लेक्चर में, इसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए सभी लोग, ओके।